लीग बीसीसीआई की सोची समझी प्लानिंग और स्ट्रैटेजी के साथ शुरू किया गया एक नया कॉन्सेप्ट था, तो आप गलत हैं। बीसीसीआई आज जहां आईपीएल से हजारों करोड़ों रुपयों का मुनाफा कमाती है, एक समय पर बीसीसीआई खुद आईपीएल जैसी किसी लीग के शुरू होने का विरोध कर रही थी। इनफैक्ट आईपीएल को तो बीसीसीआई ने एक मजबूरी में शुरू किया था, और वो भी किसी और के आइडिया को चुराकर। आज की तारीख में सभी लोग आईपीएल शुरू करने का क्रेडिट फाउंडर ललित मोदी को देते हैं, लेकिन आईपीएल शुरू होने का असल क्रेडिट तो एसएल ग्रुप और जी मीडिया के फाउंडर सुभाष चंद्र गोयनका को जाना चाहिए। लेकिन कैसे? ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, और ताज्जुब की बात यह है कि बीसीसीआई के कड़े कंट्रोल की वजह से इस कहानी के बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं है। लेकिन वरी नॉट, इस वीडियो में मैं आपको एक पूरी कहानी बताऊंगा, जिससे आप खुद भी देखेंगे कि कैसे बीसीसीआई ने आईसीएल के पोटेंशियल का गला घोटकर आईपीएल को बनाया। अर्ली 2000s तक आते आते सिर्फ एक स्पोर्ट था जिसे पूरा देश देखता था, और ऐसी कड़ी अटेंशन से देखता था कि ब्रॉडकास्टर्स इन मैचेस के बीच एड्स दिखाकर बड़ा पैसा कमाने लगे थे। ये स्पोर्ट था क्रिकेट, और अब देश भर के बिजनेसमैन को यह दिख गया था कि अगर इंडियन स्पोर्ट्स इकोनॉमी में कहीं भी पैसा है तो वो सिर्फ क्रिकेट में ही है। इसी सोच के साथ सभी बड़े बड़े ब्रॉडकास्टर्स बीसीसीआई से ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के लिए बड़ी बड़ी बोली लगाने लगे। इंडियन मैचेस के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स इतनी ज्यादा कीमत पर बिकते थे कि इसी अमाउंट से बीसीसीआई इस वक्त तक दुनिया का रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड बन गया था। इस पूरे एक्सपेंशन ऑफ क्रिकेट से अगर कोई सबसे ज्यादा पैसे कमा रहा था तो वो थी बीसीसीआई। यहीं पर मैदान पर एंट्री होती है बिलियनियर बिजनेसमैन सुभाष चंद्र गोयनका की। जी टीवी को ओन करने वाली एसएल ग्रुप के मालिक सुभाष चंद्र गोयनका उस वक्त इंडियन मीडिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन थे, और इनको जो बात अलग बनाती थी वो थी इनकी क्रिकेट में दिलचस्पी। सुभाष चंद्र गोयनका अमीर तो थे, पर वो इंडियन क्रिकेट की बढ़ती ग्रोथ से खुद को लेफ्ट आउट भी पाते थे। भाई उनके सामने ही हर दिन के साथ इंडियन क्रिकेट में करोड़ों रुपए आ रहे थे। प्लेयर्स से लेकर ऑफिशियल्स तक सबका नाम पूरी दुनिया में फैल रहा था। इसी बढ़ती ग्रोथ का हिस्सा वो भी बनना चाहते थे, और इसीलिए 2004 में उन्होंने बीसीसीआई से ब्रॉडकास्टिंग राइट्स खरीदने की कोशिशें शुरू करी। सुभाष चंद्र गोयनका उस वक्त पर एक बड़ा नाम थे, उनके अच्छे पॉलिटिकल कनेक्शंस भी थे, तो बीसीसीआई ने भी उनकी रिक्वेस्ट को एंटरटेन करना शुरू किया। उनसे बिड लगवाई गई और उन्हें ऑलमोस्ट ब्रॉडकास्टिंग राइट्स का टेंडर दे ही दिया गया था। लेकिन तभी बीसीसीआई ने अपने कदम पीछे कर लिए और ईएसपीएन स्टार स्पोर्ट्स को राइट्स देने की तरफ अपने कदम आगे बढ़ाए। इस वक्त तक मीडिया में ये खबर छप चुकी थी कि जी ग्रुप को इंडियन क्रिकेट के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स मिल गए हैं, और इसी वजह से जब बीसीसीआई ने अपना फैसला बदला तो इससे सुभाष गोयनका बड़े हर्ट हुए थे। यहीं से सुभाष गोयनका और बीसीसीआई के बीच की खटास पैदा होनी शुरू हुई। एक कॉन्ट्रैक्ट जो ऑलमोस्ट उन्हें मिल गया था उसे उनसे छीन लिया गया, और इसके गुस्से में सुभाष गोयनका बीसीसीआई को बॉम्बे हाई कोर्ट ले गए। वहां ये केस चला, लेकिन सुभाष गोयनका के हक में फैसला नहीं आया। अब उनकी फ्रस्ट्रेशन थोड़ी और बढ़ गई, और अपने बिलियनियर स्टेटस के होते हुए उन्होंने बीसीसीआई के खिलाफ मानो एक मेंटल बैटल बोल ली थी, जहां वो किसी भी तरह से खुद को बीसीसीआई से बड़ा दिखाना चाहते थे। इसी बीच टी20 क्रिकेट की शुरुआत हुई, और 2007 में पहली बार टी20 वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज किया गया। इस वर्ल्ड कप को खेलने इंडिया की एक यंग प्लेयर्स की फ्रेश टीम गई, और पहले ही टी20 वर्ल्ड कप को इंडिया ने जीत लिया। इंडियन फैंस के लिए ये एक बहुत बड़ी मूवमेंट थी। इंडिया 1983 के बाद पहली बार कोई आईसीसी ट्रॉफी जीत रहा था, और इसका नतीजा ये हुआ कि इंडिया में क्रिकेट की पॉपुलैरिटी रातों रात कई गुना बढ़ गई। पूरी इंडियन टीम सुपरस्टार्स बन गई, और एमएस धोनी, युवराज सिंह जैसे प्लेयर्स क्रिकेट के आइकॉन्स बन गए। इस टी20 वर्ल्ड कप के सभी इवेंट्स को साइड लाइन से सुभाष गोयनका भी देख रहे थे। बीसीसीआई ने उन्हें ठुकराकर और ज्यादा ग्रोथ हासिल कर ली थी। इस बात ने जाहिर तौर पर उनकी फ्रस्ट्रेशन और गुस्से को और बढ़ा दिया। इंडियन क्रिकेट में अब अनरियल अमाउंट ऑफ मनी आ रहा था, इतना पैसा जितना इंडियन इकोनॉमी में कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। जिस कंपनी को देखो वही इंडियन क्रिकेट से एसोसिएट करना चाहती थी, और मानो बीसीसीआई की तरफ पैसे की नदी बह रही हो। इसी नदी में अब सुभाष गोयनका भी अपने हाथ गीले करना चाहते थे, अब तो पहले से और ज्यादा, मानो वो इंडियन क्रिकेट से जुड़ने के लिए अब डेस्परेट हो। शातिर बिजनेसमैन तो वो थे ही, और इसीलिए इस वक्त पर उन्हें एक ऐसा आइडिया आया जो सब कुछ बदलने वाला था। कई महीनों में क्रिकेट को ही बदलने वाला था। ये आइडिया वाकई बहुत बड़ा था। उन्होंने इस वक्त पर रियलाइज करा कि अगर बीसीसीआई मुझसे हाथ नहीं मिलाना चाहती तो ना सही, मुझे भी उनकी जरूरत नहीं है। मिस्टर गोयनका ने मैटर्स अपने हाथों में ले लिए और पूरी जिम्मेदारी के साथ एक इलाबोरेट प्लान बनाया। दरअसल इस वक्त पर मिस्टर गोयनका को दिखा कि दुनिया में स्पोर्ट्स लीग्स बहुत तेजी से ग्रो कर रही हैं। यूरोपियन सॉकर लीग्स हो या फिर अमेरिकन फुटबॉल लीग्स, जहां देखो वहां ऐसी लीग्स के अराउंड बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस खड़े किए जा रहे थे, और इन लीग्स की वैल्यूएशन बिलियंस ऑफ डॉलर्स तक पहुंच रही थी। सुभाष गोयनका ने सोचा कि अगर मैं भी एक ऐसी ही लीग इंडिया में शुरू कर दूं और एक बार ये प्रूव कर दूं कि मेरे आइडिया से इंडियन क्रिकेट सालों तक करोड़ों रुपए कमा सकता है, तो बीसीसीआई तो क्या, आईसीसी भी इन करोड़ों रुपयों के आगे झुक जाएगा। सुभाष गोयनका ने अपने कमाए हुए पैसों का एक बड़ा हिस्सा अलग करा, और अब वो तैयार थे इंडिया की अब तक की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग को खुद फाइनेंस करने के लिए। और इसे पैन इंडिया फेमस बनाने के लिए उन्होंने इस लीग को नाम दिया
ICL, इंडियन क्रिकेट लीग। खैर सिर्फ नाम रखने से ये लीग सक्सेसफुल नहीं होने वाली थी। लीग को जरूरत थी प्लेयर्स की, और यहीं पर उन्होंने हर तरफ से प्लेयर्स को साइन करना शुरू कर दिया। अपकमिंग डोमेस्टिक टैलेंट से लेकर इंटरनेशनल स्टार्स तक मिस्टर गोयनका इन सभी प्लेयर्स को इनकी पिछली पे से ज्यादा ऑफर कर रहे थे, और इसी पे को देखकर और ज्यादा प्लेयर्स का इंटरेस्ट आईसीएल में बढ़ने लगा। लीग की प्लानिंग हर दिन के साथ बेहतर होती जा रही थी, और अब जब लग रहा था कि लीग इससे और बड़ी क्या ही होगी, तभी हुई सबसे बड़ी डेवलपमेंट। आईसीएल से एक ऐसा क्रिकेट सुपरस्टार जुड़ा जिससे भारत की कई जनरेशंस के इमोशंस जुड़े हुए थे। उस वक्त तक के लौते ओडीआई वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन कपिल देव ने फैसला करा कि वो आईसीएल के ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे और इस लीग को एक बड़ा बिजनेस सक्सेस बनाकर ही मानेंगे। इसी क्रम में कपिल देव ने पूरी शिद्दत से आईसीएल को प्रमोट करना शुरू कर दिया, और जैसे ही कपिल देव इस लीग से जुड़े, वैसे ही और भी ज्यादा प्लेयर्स का इंटरेस्ट लीग में बढ़ने लगा। आईसीएल ने अपने बोर्ड मेंबर्स में भी कुछ ऐसे फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को अपॉइंट किया जो इंटरनेशनल क्रिकेट में बड़ा काम कर चुके थे, जैसे टोनी ग्रेग, डीन जोन्स और किरण मोरे। पहले कपिल देव और फिर इन प्लेयर्स को आईपीएल से जुड़ता देख अब बीसीसीआई आईसीएल को इग्नोर नहीं कर पा रहा था। इनफैक्ट अब वो पैनिक मोड में आ गए थे, जहां वो किसी भी तरह इस लीग को होने से रोकना चाहते थे। बीसीसीआई को चिंता थी कि कहीं उनके कंट्रोल तले से हजारों करोड़ों रुपयों का बिजनेस ना चला जाए, और कहीं इंडियन क्रिकेट की पूरी अटेंशन आईसीएल न खा जाए। बीसीसीआई ने अनाउंस करा कि आईसीएल एक रेबल लीग है, और इस लीग के लिए बीसीसीआई ने अप्रूवल नहीं दिया है। इसलिए जो भी कोई इस लीग से खुद को जोड़ रहा है तो सावधान हो जाए, क्योंकि फिर बीसीसीआई में उनकी दाल कभी नहीं गलने वाली। यहीं पर बीसीसीआई ने कुछ और कड़े कदम उठाए और कपिल देव और किरण मोरे को बीसीसीआई से सस्पेंड कर दिया। डोमेस्टिक लीग्स के प्लेयर्स को आईसीएल की तरफ जाने से रोकने के लिए बीसीसीआई ने उनकी सैलरी डबल से ज्यादा बढ़ा दी। जहां पहले प्लेयर्स को पर मैच 16,000 रुपए मिलते थे, वहीं अब वो बढ़कर 35,000 कर दिए गए। बीसीसीआई हर तरह से आईसीएल का पत्ता साफ करना चाहती थी। इसके अलावा आईसीएल को ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके प्लेयर्स को भी बीसीसीआई ने अब क्लियर वार्निंग दे दी कि वो आईसीएल को छोड़ दें, नहीं तो फ्यूचर में बीसीसीआई के किसी भी क्रिकेट फॉर्मेट में और इंडियन क्रिकेट टीम में वो जगह नहीं बना पाएंगे। इस डर से कई यंग क्रिकेटर्स जो आगे चलकर क्रिकेट में अपना करियर बनाना चाहते थे, उन्होंने आईसीएल छोड़ दिया। बीसीसीआई यही नहीं रुका, बल्कि उसने आईसीसी और दूसरे इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड्स को भी आईसीएल के खिलाफ भड़काया और आईसीएल की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाए। इससे हुआ ये कि कई क्रिकेट बोर्ड जैसे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपने प्लेयर्स को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए कि वो आईसीएल से दूर रहे। इसके अलावा बीसीसीआई ने इंडिया के लगभग सभी बड़े क्रिकेट स्टेडियम्स को बुक कर लिया था, ताकि आईसीएल कोई भी बड़ा क्रिकेट टूर्नामेंट ना करा सके। इस सब के बाद जब सुभाष गोयनका का सब्र का बांध टूटा, तो वो बीसीसीआई को एक बार फिर कोर्ट ले गए, और इस बार उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अगस्त 2007 में आईसीसीएल ने बीसीसीआई के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करा, जिसमें बीसीसीआई पर आईसीएल को धमकाने का सीरियस चार्ज लगाया गया, और आईसीएल ने दिल्ली हाई कोर्ट से गुहार लगाई कि वो बीसीसीआई को उसकी लीग में इंटरफेयर करने से रोक ले। इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने आईसीएल के पक्ष में फैसला सुनाया। साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि कॉर्पोरेट जायंट्स के बीच हो रही इस लड़ाई में क्रिकेट प्लेयर्स का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। इस तरह से जैसे तैसे सुभाष चंद्र गोयनका का ड्रीम प्रोजेक्ट आईसीएल शुरू हुआ, जिसमें भले ही टॉप इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेयर्स नहीं खेल रहे थे, बट स्टिल इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश की 4 इंटरनेशनल टीम्स और 9 डोमेस्टिक टीम्स के बीच ये टूर्नामेंट खेला गया। आईसीएल में इंडिया की मेजर सिटीज जैसे मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, अहमदाबाद और हैदराबाद की सिटी बेस्ड फ्रेंचाइजी टीम्स खेल रही थी। साथ ही पाकिस्तान की लाहौर और बांग्लादेश की ढाका की टीम भी इस लीग में शामिल थी। इसके कुछ वेल नोन प्लेयर्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ। बैटिंग लेजेंड ब्रायन लारा, जो मुंबई चैंप्स टीम के कैप्टन थे, वो आईसीएल की सबसे बड़ी अट्रैक्शंस में से एक बने, और अंबाती रायडू जैसे प्लेयर्स इस लीग के वेल नोन फेसेस बने। आईसीएल की ढाका टीम में बांग्लादेश के कई इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी शामिल थे, जिससे डिस्प्यूट और ज्यादा बढ़ गया। इसलिए बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड ने उन सभी प्लेयर्स पर 10 साल का बैन लगा दिया। यही नहीं, आईसीसी ने अपने सीईओ मैल्कम स्पीड के जरिए यह बयान दिया कि आईसीसी सुभाष चंद्र के आईसीएल को तब तक मान्यता नहीं देगा जब तक बीसीसीआई इसे अप्रूव ना करते। दुनिया के सबसे रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड के आगे सुभाष गोयनका का आईसीएल फीका पड़ता दिख रहा था। आईसीएल को बड़ा झटका तब लगा जब कपिल देव ने बीसीसीआई को इन्फॉर्म किया कि उन्होंने आईसीएल से रिजाइन कर दिया है। इस सब के बैकड्रॉप में बीसीसीआई खुद अपनी एक टी20 लीग की प्लानिंग शुरू कर चुका था, क्योंकि बीसीसीआई ने बात समझ ली थी कि टी20 ही क्रिकेट का फ्यूचर है, और अगर वक्त रहते व्यूअर्स की टी20 देखने की डिमांड पर कैपिटलाइज नहीं करा, फिर बीसीसीआई के लिए एक नुकसान की बात होगी, और आईसीएल जैसी लीग्स को ज्यादा वक्त दबाए रखना भी उनके लिए अब बहुत मुश्किल हो जाएगा। बीसीसीआई ने अपनी टी20 लीग को ऑर्गेनाइज करवाने की जिम्मेदारी ललित मोदी को दी, जिन्होंने आईसीएल से इंस्पायर होकर आईपीएल के स्ट्रक्चर की प्लानिंग शुरू करी। जल्दी बीसीसीआई ने अनाउंस करा कि वो अपनी टी20 लीग होस्ट करने जा रहे हैं,
जिसमें दुनिया के सभी बड़े प्लेयर्स हिस्सा लेंगे और इस लीग का नाम होगा IPL, द इंडियन प्रीमियर लीग। IPL शुरू हुआ तो शुरुआत से ही पॉपुलैरिटी के चरम पर पहुंच गया और इसी पॉपुलैरिटी के तले कहीं दब चुकी थी सुभाष गोयनका की ICL और साथ ही दब चुके थे सुभाष गोयनका के एक बड़ी लीग बनाने के सपने। एक वो वक्त था और एक आज का वक्त है। IPL ने इंटरनेशनल क्रिकेट लीग्स के मामले में अपना डोमिनेशन बनाया हुआ है, जहां कोई दूसरी क्रिकेट लीग पॉपुलैरिटी के आंकड़ों में IPL के आसपास भी नहीं आती। इन दी एंड BCCI ने उन सभी प्लेयर्स को माफी देने का फैसला किया जिन्होंने ICL ज्वाइन की। इस फैसले के पीछे BCCI की यही सोच थी कि ICL के पास एक सिंगल प्लेयर भी नहीं बचना चाहिए। इस तरीके से BCCI ने ना रहेगा बांस और ना रहेगी बांसुरी वाली कहावत को सिद्ध कर दिया। इस तरह सुभाष गोयनका की क्रिकेट प्रोजेक्ट ICL का 2009 में अनफॉर्चुनेट एंड हुआ। तो अगली बार जब आप एक IPL मैच के इंटेंस नेचर को एंजॉय कर रहे हो तो एक बार सुभाष गोयनका के उस इनिशिएटिव के बारे में जरूर सोचना, जहां उन्होंने अपने क्रिकेट के सपने को सच करने के लिए दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट बोर्ड BCCI से पंगा मोल लिया था। इस कहानी में हमने ये भी जाना कि कैसे जिंदगी में कई बार सपने कोई देखता है, उन्हें पूरे कोई और करता है और उन्हें जीता कोई और ही है। दोस्तों आज